हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। हाजिर हूँ मैं और स्वागत करता हूँ आपका आप ही के अपने चैनल एग्ज़ाम सक्सेस मंत्रा पे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है आजकल हमारी क्या चल रही है आपके चैनल एग्ज़ाम सक्सेस मंत्रा पे, उत्तराखंड एलटी का जो पार्ट 1 है, यानी जिसे आप क्या बोल सकते हो पेडागॉजी, वो उसकी सीरीज चल रही है। तो उसके अंतर्गत हम प्रकृतिवाद का संपूर्ण अध्ययन कर चुके हैं और अब हम अध्ययन कर रहे हैं प्रयोजनवाद का। तो प्रयोजनवाद क्या होता है उसकी परिभाषा हम देख चुके हैं। अलग अलग जो फिलोसोफर हैं उनके द्वारा प्रयोजनवाद की क्या क्या परिभाषाएं दी गई हैं वो भी हम देख चुके हैं। अब हम अध्ययन करेंगे प्रयोजनवाद के रूप, या जिसको बोल लीजिए आप प्रयोजनवाद के प्रकार। तो कितने प्रकार के प्रयोजनवाद होता है? सबसे पहला तो आपके पास यही क्वेश्चन बन सकता है कि प्रयोजनवाद कितने प्रकार का होता है। जो प्रयोजनवाद होता है वो 4 प्रकार का होता है। पहला होता है आपके पास मानवतावादी प्रयोजनवाद, दूसरा होता है जीव शास्त्रीय प्रयोजनवाद, तीसरा नाम रूपी प्रयोजनवाद और चौथा होता है प्रयोगवादी प्रयोजनवाद। तो ये 4 प्रकार के प्रयोजनवाद आपके पास होते हैं। तो आपसे जो सबसे पहला क्वेश्चन तो इसी तरीके से बन सकता है सीधे कि प्रयोजनवाद के कितने प्रकार होते हैं। तो प्रयोजनवाद के कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। 4 प्रकार मैंने आपको बता दिया। या आपके पास इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है कि निम्न में से कौन प्रयोजनवाद का प्रकार है, या निम्न में से कौन प्रयोजनवाद का प्रकार नहीं है। तो उसके लिए आपको ये चारों चीज़ें पता होनी चाहिए। कौन कौन? मानवतावादी बताया, जीव शास्त्रीय प्रयोजनवाद, नामरूपी प्रयोजनवाद और प्रयोगवादी प्रयोजनवाद। अब देखते हैं इनको ये होते क्या हैं। किसे मानवतावादी प्रयोजनवाद कहा जाता है, क्या जीव शास्त्रीय प्रयोजनवाद होता है, इसी तरीके से बाकी प्रयोजनवादों को क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो चलिए देखिए अध्ययन करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आता है मानवतावादी प्रयोजनवाद। देखिए क्या होता है, यह सर्वाधिक लोकप्रिय प्रयोजनवाद है। ये जो मानवतावादी प्रयोजनवाद है ये क्या है? सर्वाधिक लोकप्रिय प्रयोजनवाद है। तो आपसे क्वेश्चन इस तरीके से भी बन सकता है कि प्रयोजनवादों की जो विभिन्न धाराएं हैं उनमें से कौन सा प्रयोजनवाद सर्वाधिक लोकप्रिय है। तो कौन सा है? मानवतावादी प्रयोजनवाद सर्वाधिक लोकप्रिय है। अब देखिए इसमें होता क्या है, मानवतावादी प्रयोजनवाद कहते किसे हैं और देखते हैं ये क्या कहता है। देखिए ये कहना क्या चाहता है, मानव प्रकृति को पूर्ण रूप से संतुष्ट करने वाली बात ही सत्य है। ये क्या कहती है? मानवतावादी, यानी आपको पता लग रहा है बोल रहा है कि जो मानव के हित की बात करे और जो मानव की सभी आवश्यकताओं को पूरा करे वही क्या कहलाता है? मानवतावादी प्रयोजनवाद कहलाता है। और इसने एक बात और बोली, देखिए आप ध्यान से देखिए, इसने एक बात और क्या बोली कि मानव प्रकृति को पूर्ण रूप से संतुष्ट करने वाली बात ही सत्य है। यानी ये क्या कहता है, वह बात जो हर तरीके से मानव प्रकृति को यानी मानव की आवश्यकताओं को पूर्ण करती है वही क्या है? सत्य है। उसके अलावा जो बात मानव प्रकृति को पूर्ण नहीं करती वो क्या है? असत्य है। अब देखिए जो बात मनुष्य के उद्देश्यों को पूरा करती है, मनुष्य की इच्छाओं को संतुष्ट करती है और मनुष्य के जीवन का विकास करती है वही क्या है? सत्य है। तो जो बात मैंने आपको बताई प्रयोजनवादी या जो हमारे पास मानवतावादी क्या है, ये प्रयोजनवाद है, ये क्या कहता है? मानवतावादी प्रयोजनवाद के कहने का क्या अर्थ है? जो मनुष्य के उद्देश्यों को पूरा करती है और मनुष्य की इच्छाओं को संतुष्ट करती है और मनुष्य का विकास करती है वही क्या है? बात सत्य है। तो आप यहाँ से समझ चुके होंगे। तो जो मानवतावादी प्रयोजनवाद है, मानवतावादी प्रयोजनवाद किस चीज़ पर ध्यान देता है? मनुष्य के आवश्यकताओं की पूर्ति पर। वो ये कहता है कि जो मनुष्य के जितने भी उद्देश्य हैं उन उद्देश्यों को पूरा कर रही है, मनुष्य की इच्छाओं को संतुष्ट कर रही है और मनुष्य के जीवन का विकास कर रही है वही क्या है? बात सत्य है। उसके अलावा बाकी बातें क्या है? असत्य हैं। तो ये था आपके पास पहले प्रकार का प्रयोजनवाद, आपकी समझ में आ चुका होगा। अब हम देखते हैं दूसरे प्रकार का प्रयोजनवाद। दूसरे प्रकार का प्रयोजनवाद है हमारे पास जीव शास्त्रीय प्रयोजनवाद। और ये जीव शास्त्रीय प्रयोजनवाद क्या होता है इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो जो जीव शास्त्रीय प्रयोजनवाद है इसके समर्थक तो सबसे पहले कौन है? जॉन डीवी है। यानी किसके द्वारा इसके बारे में बताया गया है? जॉन डीवी। ठीक है, तो किसने आपको इसके बारे में बताया है? जॉन डीवी। तो इसके जो प्रवर्तक हो गए कौन हो गए हमारे पास? जॉन डीवी। किसके? जीव शास्त्रीय प्रयोजनवाद के। अब देखिए उसके बाद अगर हम आगे बात करें तो ये जीव शास्त्रीय प्रयोजनवाद होता क्या है? जीव शास्त्रीय प्रयोजनवाद क्या कहता है? इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य के पास मस्तिष्क है जिसके द्वारा यह अपने वातावरण को अनुकूल बनाता है, या ठीक है जिसके द्वारा ये क्या करता है? वातावरण को अनुकूल बनाता है, ठीक है, या अपने अनुकूल वातावरण को अपने अनुकूल बनाता है या स्वयं को वातावरण के अनुकूल बनाता है। देखिए फिर से समझने की कोशिश कीजिए। जो जीव शास्त्रीय प्रयोजनवाद होता है ये 2 बातें बोलता है। ये क्या बोलता है? ये 2 बातें बोलता है। और वो 2 बातें क्या है? बोलते हैं मनुष्य के पास क्या है? मस्तिष्क है। ठीक है, मनुष्य के पास क्या है? दिमाग है। जब दिमाग है तो दिमाग द्वारा क्या करते हैं? ठीक है, अपने को वातावरण के अनुकूल बनाता है या वातावरण को अपने अनुकूल बनाता है। यानी ये क्या कह रहा है? जो मनुष्य है, मनुष्य के पास दिमाग है और उस दिमाग के द्वारा ये अपने उद्देश्यों की पूर्ति
करने में इस्तेमाल करता है। किस तरीके से करता है, देखो उसने क्या कहे, अपने को वातावरण के अनुकूल बनाता है या वातावरण को अपने अनुकूल बनाता है। अपने को वातावरण अनुकूल बनाने का अर्थ क्या हो, जैसे कि आपके क्या है, सर्दियों का मौसम है, सर्दियों का मौसम है तो मनुष्य को क्या लगती है, ठंड लगती है। ठंड लगती है तो क्या करेगा, जब मनुष्य को लगती है ठंड लगती है तो क्या करेगा, कपड़े पहनेगा, ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े पहनेगा ताकि उसको कम से कम ठंड लगे, है ना। तो इस तरीके से वो क्या करे, अपने को वातावरण के अनुकूल बना रहे हैं। अब दूसरा क्या करता है, वातावरण को अपने अनुकूल बनाना। अब देखिए यहाँ पर वातावरण को अपने अनुकूल किस तरीके से बनाता है, वातावरण को अपने अनुकूल बनाने के लिए आपने देखा होगा मनुष्य के पास क्या है, मनुष्य के पास क्या है, जैसे सर्दी का मौसम है ना, तो सर्दी का मौसम है, उसको वातावरण को अपने अनुकूल बनाना तो क्या चलाता है, हीटर जला लेता है। वो क्या करता है, हीटर जला लेता है, हीटर जला ले तो वातावरण क्या हो गया, उसके अनुकूल हो गया, यानी उसे जो ठंड लग रही थी वो ठंड अब नहीं लग रही है। तो इस तरीके से जो क्या है आपके पास, ठीक है, इस तरीके से जो आपके पास कौन सा प्रयोजनवाद है, जीव शास्त्रीय प्रयोजनवाद है। जीव शास्त्रीय प्रयोजनवाद क्या कहता है, मनुष्य के पास दिमाग है और इस दिमाग का प्रयोग वो अपनी इच्छाओं और अपनी समस्याओं के समाधान में करता है, और दो तरीके से कर सकता है। पहला तो क्या है, वो खुद को वातावरण के अनुकूल ढाल ले, जैसे कि मैंने बताया ठंड लग रही हो तो खुद 2 4 5 कपड़े पहन ले या स्वेटर पहन ले जिससे उसको ठंड ना लगे, या वातावरण को अपने अनुकूल ढाल लेते हैं, यानी मौसम ठंड आ रहा हो तो उसने हीटर चला ले तो वातावरण क्या हो गया, गर्म हो गया, तो यानी उसकी ठंड की समस्या दूर हो गई। तो इस प्रकार के प्रयोजनवाद को हम क्या बोलते हैं, जीवशास्त्रीय प्रयोजनवाद बोलते हैं। अब तीसरा आता है नाम रूपी प्रयोजनवाद, ठीक है। अब नाम रूपी प्रयोजनवाद क्या कहता है देखते हैं, ठीक है। प्रयोग करते ही प्रयोगकर्ता को प्रयोग के भावी परिणामों का आभास होने लगता है। ये कौन कहता है, नाम रूपी प्रयोजनवाद क्या करता है, प्रयोगकर्ता को प्रयोग के भावी परिणामों का आभास होने लगता है, ठीक है। यानी ये क्या कह रहा है, जब भी कोई भी क्या होता है, एक्सपेरिमेंट करते हैं तो जो एक्सपेरिमेंट करने वाला होता है उसको जो उस एक्सपेरिमेंट के जो परिणाम निकलने उसका आभास हो जाता है। ये तो आप भी देखते होंगे, है ना, जब आप क्या करते हो, जैसे कोई भी आप क्रिकेट मैच वगैरह देखते हो, क्रिकेट मैच देखते हो तो आपको पता अंदाजा आ जाता है कि ठीक है कौन जीतने वाला है या कौन हारने वाला है। तो वही चीज़ यहाँ पर जो नाम रूपी प्रयोजनवाद है वो क्या कहता है, जब भी व्यक्ति कोई भी प्रयोग करता है उस प्रयोगों को, अब उसे कैसे पता लगेगा कि भाई इसका रिजल्ट क्या आएगा, क्योंकि जब वो प्रयोग करेगा तो प्रयोग में उसके पास क्या मिलेगा, कुछ डेटा मिलेगा, तो उस डेटा के आधार पर उसको हल्का फुल्का अंदाजा हो जाता है कि इस प्रयोग का जो आंसर आएगा या जो इस प्रयोग का रिजल्ट आएगा वो क्या होगा। अब उसे एकदम पहली ही बार में आभास नहीं होता, क्योंकि वो जब एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है वो क्या करता है, डेटा एकत्रित करता है तो डेटा में उसके बाद डेटा एनालिसिस, मतलब वो डेटा एकत्रित कर रहा है तो उसको देखता है कि हाँ भाई हर बार मेरे को ज़्यादा संभावना में ये परिणाम मिल रहा है, तो यही क्या हो सकता है, इसका क्या होगा, इसका परिणाम होगा। तो इस तरीके से उसको पता लग जाता है। अब चौथा आता है प्रयोगवादी प्रयोजनवाद, ठीक है। यह प्रयोजनवाद केवल उस सत्य को स्वीकार करता है जिसके सिद्ध किया जा सकता है। यानी अब अंतिम जो प्रयोजनवाद आता है, आपको नाम से ही पता लग रहा होगा, इसका नाम क्या है, प्रयोगवादी प्रयोजनवाद, ठीक है। क्या इसका नाम, प्रयोगवादी प्रयोजनवाद। तो ये क्या कहता है, केवल वही चीज़ सत्य है, ठीक है, जिसे हम क्या कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं प्रयोग द्वारा। ये क्या कहता है, जिसे हम प्रयोग द्वारा सिद्ध कर सकते हैं वही बात सत्य है, उसके अलावा कोई भी बात सत्य नहीं होती है। ऐसा किसका कहना है, ऐसा कहना है आपका प्रयोगवादी प्रयोजनवाद का। तो जो प्रयोजनवाद के चारों प्रकार हैं, ये चारों प्रकार आपकी समझ में आ गए होंगे, क्या क्या होता है और किसका अर्थ क्या है और किस तरीके से इसका उपयोग होता है। तो चलिए अब हम चलते हैं आगे। अब प्रयोजनवाद को समझ चुके हैं, प्रयोजनवाद की हम परिभाषाएं देख चुके हैं, कितने प्रकार का होता है वो भी हम समझ चुके हैं। अब हम चलते हैं प्रयोजनवाद के सिद्धांत पर, ठीक है। यानी प्रयोजनवाद के क्या क्या सिद्धांत हैं। अब देखिए पहला सिद्धांत तो क्या है, प्रयोजनवाद सत्य परिवर्तनशील है, ठीक है। देखो सत्य परिवर्तनशील है, यानी ये क्या कहते हैं, जो सत्य है, सत्य क्या होता है, बदलता रहता है, वो कभी भी स्थिर नहीं रहता बल्कि क्या होता है, बदलता रहता है। यानी जो बात आज सत्य है कल क्या पता वो बात सत्य ना हो। यही कौन कहता है, ये कहते हैं प्रयोजनवादी। तो पहला अर्थ तो जो प्रयोजनवाद का पहला सिद्धांत क्या है कि सत्य परिवर्तनशील है, यानी कोई बात हमेशा के लिए सत्य नहीं रहती। हाँ भले ही वो बात आज आपको सत्य लगती है लेकिन कल के दिन ये हो सकता है कि वो बात सत्य ना हो। ऐसा किसका कहना है, प्रयोजनवादियों का कहना है। तो पहला जो इनका सिद्धांत है वही है कि सत्य की प्रकृति क्या है, प्रकृति परिवर्तनशील है। अब देखिए प्रयोजनवाद किसी शाश्वत सत्य में विश्वास नहीं करते हैं। उनके अनुसार जो बात आज सत्य है वह सत्य रहेगी ऐसा सोचना भ्रम है, यानी जो बात आज सत्य है वो हमेशा सत्य नहीं रहेगी, ठीक है।
अब देखिए दूसरा क्या कहता है, यदि सत्य को स्थिर तथा अपरिवर्तनशील मान लेंगे तो विश्व की गति अवरुद्ध हो जाएगी और विकास अवरुद्ध हो जाएगा। देखिए वो क्या कह रहे हैं कि हम सत्य को कभी भी ये नहीं मान सकते कि ये चीज़ हमेशा सत्य रहेगी। अगर हमने ऐसा मान लिया तो हम क्या करेंगे, उसके बाद कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, आगे खोज नहीं करेंगे, और जब हम आगे खोज नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमारा विकास रुक जाएगा, हमारा विकास क्या हो जाएगा, अवरुद्ध हो जाएगा। अब देखिए यहीं पर ये एक बात और कहते हैं, ठीक है, इनका कहने का एक बात और है कि देखिए जैसे अब आपको पता है कि जो सत्य होता है वो सत्य क्या करता है, परिस्थितियों पर भी निर्भर करता है। क्या कहते हैं, जो सत्य होता है परिस्थिति पर भी निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, सत्य परिस्थिति पर भी निर्भर करता है। किस तरीके से, देखिए जैसे आपको पता है कि सूरज कहाँ से उगता है, पूर्व से उगता है ना, कहाँ से उगता है, पूरब से उगता है। लेकिन जब आप पृथ्वी पर रह रहे हो तो तब तो आपके लिए पूरब उग रहा है। लेकिन अगर आप कहाँ जाओ, अंतरिक्ष में जाओ, अंतरिक्ष में जाओगे जब आप, तो अंतरिक्ष में अगर आप किसी दूसरे ग्रह पर चले गए, अंतरिक्ष में अगर आप किसी दूसरे ग्रह पर चले गए तो आप कई ग्रह ऐसे होते हैं जहां से हमें सूर्य कहाँ होता है, पश्चिम से उगता हुआ भी दिखाई देता है। कहाँ से उगता हुआ दिखाई देता है, पश्चिम से उगता हुआ दिखाई देता है। यानी जो सूर्य के क्या है, पूरब से उगने की बात हमेशा सत्य नहीं है। ये क्या कर रही है, आपकी परिस्थितियों पर भी निर्भर कर रही है। अगर आप पृथ्वी पर हो, ठीक है, अगर आप पृथ्वी पर हो तो सूर्योदय कहाँ से होगा, पूर्व से होगा। लेकिन अगर आप ब्रह्मांड में चले गए तो वहाँ क्या होगा, जो सूर्योदय होगा, ठीक है, किसी पश्चिम से भी होता है। कई ग्रहों पर जो सूर्योदय होता है पश्चिम से भी होता है, ठीक है। तो कई ग्रहों पर जैसे जो, ठीक है, चंद्रमा है, चंद्रमा पर आपको जो सूर्य उगता हुआ कहाँ दिखाई देता है, कहाँ से, पश्चिम से, ठीक है। तो इस तरीके से यानी कोई भी चीज़ शाश्वत सत्य नहीं होती, वो परिस्थितियों के अनुसार बदल सकती है, और जो चीज़ आज सत्य है वो चीज़ कल सत्य नहीं हो सकती है, जैसे हमने देख चुका है। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था, जो परमाणु है, परमाणु किससे मिलकर बना जाता था, परमाणु को अविभाज्य माना जाता था। क्या माना जाता था, अविभाज्य माना जाता था, यानी परमाणु ही सबसे छोटी इकाई थी। लेकिन जब बाद में खोज हुई तो बाद में क्या देखा गया, जो परमाणु किससे मिलकर बना, आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर बना गया। फिर मूल कण किसे माना गया था, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को क्या माना गया, मूल कण माना गया। मूल कण मानने का अर्थ क्या हुआ कि अर्थात, ठीक है, मूल कण मानने का अर्थ क्या हुआ कि यही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर ही किसकी रचना करते हैं, परमाणु की। लेकिन जब बाद में और खोज हुई तो क्या देखा, जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अलावा भी इसमें क्या पाए जाते हैं, मेसॉन पाए जाते हैं, पाई मेसॉन पाए जाते हैं, न्यूट्रिनो पाए जाते हैं, एंटी न्यूट्रिनो पाए जाते हैं। यानी जैसे जैसे वैज्ञानिक लगातार खोज करते जा रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है, जो हमारे पास पूर्व निर्मित अवधारणाएं थी वो अवधारणाएं क्या होती जा रही है, बदलती जा रही है। तो वही चीज़ ये कहते हैं कि सत्य को क्या नहीं मान सकते, हम शाश्वत नहीं मान सकते। अगर हम सत्य को शाश्वत मान लेंगे, शाश्वत का अर्थ क्या हो, जो हमेशा रहने वाला, चिरस्थायी। अगर हम किसी चीज़ को हमेशा के लिए सत्य मान लेंगे तो फिर क्या होगा, हमारा पृथ्वी का विकास रुक जाएगा। क्योंकि अगर हमें ये समझ लेंगे कि यही चीज़ सत्य है तो हम कोई खोज नहीं करेंगे, खोज नहीं करेंगे तो हमारा विकास भी संभव नहीं हो पाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक फिलोसफर आते हैं हमारे पास, जेम्स। उन्होंने क्या कहा है, सत्य कोई पूर्ण, निश्चित एवं अनंत सिद्धांत नहीं है, या सदैव निर्माण की अवस्था में रहता है। तो जैसा कि मैंने आपको समझाया, ठीक है, क्या बोलते हैं, कोई भी चीज़ शाश्वत सत्य नहीं होती, यानी हमेशा के लिए सत्य नहीं होती, ठीक है। जो सत्य होता है हमेशा क्या रहता है, निर्माण की अवस्था में रहता है, यानी सत्य सदैव बनता रहता है। जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया, पहले क्या सत्य था कि जो परमाणु है वो क्या है, मूल कण है। पहले क्या सत्य था, परमाणु मूल कण है। लेकिन फिर क्या सत्य हुआ कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन मूल कण है। उसके बाद और क्या सत्य हुआ कि इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन भी किससे मिलकर बने हैं, मेसॉन, पाई मेसॉन से मिलकर। यानी सत्य हमेशा क्या हो रहा है, बदलता जा रहा है, वो हमेशा निर्माण की ही अवस्था में। अब क्या हो सकता है, आगे और कोई खोज कर ले हमारे वैज्ञानिक और बताए जो मेसॉन, पाई मेसॉन, न्यूट्रॉनो, एंटी न्यूट्रॉनो के क्या है, बाकी किसी कण से मिलकर बने हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है, जो हमारा सत्य होता है हमेशा निर्माण की ही अवस्था में रहता है, यानी वो सदैव निर्मित होता रहता है। अब देखिए दूसरी बात क्या कही इन्होंने, अनेक तत्वों से इस संसार की रचना हुई है। ये तो मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि जो हमारे पास क्या है, प्रयोजनवादी हैं, वो क्या मानते हैं, इस संसार की रचना अनेक तत्वों के परस्पर मिलने से हुई। इसी दृष्टिकोण के कारण इसे बहुतत्ववादी सिद्धांत भी कहा जाता है, ठीक है। तो मैंने आपको शुरू में समझाया था कि जो हमारे पास कौन थे, विलियम जेम्स थे। उन्होंने क्या कहा था, ठीक है, कि जो ब्रह्मांड है, या जो हमारे प्रयोजनवादी मानते हैं, ब्रह्मांड की रचना किससे हुई, अनेक तत्वों के मिलने से हुई। किससे मिलने से, अनेक तत्वों के मिलने से हुई। क्योंकि अनेक तत्वों के मिलने से हुई तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं, बहुतत्ववादी सिद्धांत भी कहते हैं। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, बहुतत्ववादी सिद्धांत भी कहा जाता है। बहुतत्व यानी बहुत सारे तत्वों से मिलकर जिसकी रचना हुई तो उसको क्या कहा जाता है, बहुतत्ववादी सिद्धांत। तो यहीं पर आपसे एक क्वेश्चन बनता है कि बहुतत्ववादी सिद्धांत कहाँ से संबंधित, तो कहाँ से संबंधित, आपके प्रयोजनवाद से संबंधित है। बहुतत्ववादी सिद्धांत किससे संबंधित है, प्रयोजनवाद से संबंधित है।
चलिए अब हम आगे चलते हैं। इसके अनुसार अब क्या कहते हैं आगे, दूसरी बात क्या की, इसके अनुसार इन तत्वों के मध्य सदैव क्रिया चलती रहती है जिसके फलस्वरूप रचनात्मक कार्य होता रहता है। इसी कारण प्रयोजनवादी मानते हैं संसार सदैव निर्माण की अवस्था में रहता है। तो देखिए आपको पता है जो पृथ्वी की रचना है, पृथ्वी की रचना के भी क्या है बहुत सारे सिद्धांत दिए गए हैं ना, द्वै तारा सिद्धांत, एक तारा सिद्धांत, ठीक है, चैम्बरलिन और मोल्टन का परमाणु सिद्धांत, इस तरीके से अलग अलग सिद्धांत दिए गए हैं। तो शुरुआत में क्या माना गया था कि जो पृथ्वी है वो एक तारे से निर्मित हुई, कहीं ने माना दो तारों से निर्मित है, कहीं ने माना धूल कणों से निर्मित है। यानी जो हमारे पृथ्वी का निर्माण भी वो क्या है, सदैव निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जैसे अभी भी आपको पता है जो हमारा ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड क्या हो रहा है, निरंतर क्या हो रहा है, हमारे ब्रह्मांड का फैलाव हो रहा है। ब्रह्मांड का निरंतर क्या हो रहा है, अभी भी फैलाव हो रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये किसने कहा, वैज्ञानिक ने कहा है। तो यानी हमारे ब्रह्मांड में निर्माण की प्रक्रिया अभी भी चल रही है, अलग अलग चीज़ों का निर्माण अभी भी हो रहा है। तो वही बात कौन कहते हैं, प्रयोजनवादी कहते हैं कि इन तत्वों के मध्य, यानी जो हमारे ब्रह्मांड में तत्व है इनके मध्य सदैव क्रिया चलती रहती है और क्या है, संसार आज भी क्या है, निर्माण की अवस्था में स्थित है, जो कि बिल्कुल सही है। और ये वैज्ञानिक भी सिद्ध कर चुके हैं कि हमारे ब्रह्मांड में आज भी अनेक क्रियाएं हो रही है, अनेक आकाश गंगाएं आज भी बन रही है और हमारे ब्रह्मांड का निरंतर फैलाव हो रहा है। तो चलिए अब अगली बात चलते हैं। अगला सिद्धांत क्या है इनका, सामाजिक कुशलता सामाजिक विकास का आधार है। अब देखिए ये इन्होंने क्या कहा था प्रयोजनवादियों ने, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है अतः उसमें सामाजिक कुशलता होनी चाहिए। देखिए सामाजिक प्राणी का अर्थ क्या समझे, मनुष्य समाज में रहता है और अपने आसपास के जो लोग होते हैं, व्यक्ति होते हैं, उनके द्वारा क्या होता है, प्रभावित होता है और उनको भी प्रभावित करता है। तो एक दूसरे के साथ रहने की जो हमारे पास कला है उसी को हम क्या बोलते हैं, सामाजिक कुशलता बोलते हैं। अब देखो इन्होंने यहाँ पे सामाजिक कुशलता का अर्थ भी बताया। सामाजिक कुशलता का अर्थ, ठीक है, मनुष्य का अपने जीवन की दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करते हुए, यानी मनुष्य की जो भी दैनिक आवश्यकताएं, अब दैनिक आवश्यकताएं क्या होगी, रोटी कपड़ा मकान, ठीक है, इनको पूरा करते हुए अपने साथियों के साथ प्रेम, यानी जो उसके समाज में अन्य लोग रह रहे हैं उनके साथ प्रेम और सहानुभूति, यानी आवश्यकता पड़ने पर दूसरे की सहायता करना, या आपके पास कुछ चीज़ ज़्यादा है दूसरे के पास नहीं तो उसको देना, और सहयोग करना, यानी अगर ठीक है किसी को सहयोग की आवश्यकता है तो सहयोग करना, यानी जैसे किसी की तबीयत खराब होगी तो उसे अस्पताल पहुंचाना, ठीक है, डॉक्टर के पास ले जाना, या आपके पास कुछ चीज़ है तो उसको देना, ठीक है, इस तरीके की इन सारी चीज़ों को मिलकर हम क्या बोलते हैं, इन्हीं सारी चीज़ों को बोलते हैं हम सामाजिक कुशलता बोलते हैं। एक बार फिर से देखिए सामाजिक कुशलता का अर्थ क्या बताया था प्रयोजनवादियों ने सामाजिक कुशलता का अर्थ बताया था कि अपनी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करते हुए अपने साथियों के साथ प्रेम, सहानुभूति और सहयोग के आधारित संबंध स्थापित करने को ही क्या बोला जाता है, सामाजिक कुशलता बोला जाता है। ऐसा किसने कहा था, प्रयोजनवादियों ने कहा था। अब देखिए अगला जो इनका सिद्धांत आता है वो क्या है, सामाजिक जीवन प्रबंध। तो सामाजिक जीवन मैंने आपको बता दिए हैं कि जो क्या है, आसपास अपने साथ जो अन्य व्यक्ति हैं, सामाजिक जो समाज में रह रहे हैं उनके साथ सहयोग, प्रेम और स्नेह की भावना, उसी को क्या बोला जाता है, सामाजिक जीवन। तो देखिए उन्होंने क्या कहा था, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो सामाजिक प्राणी यानी मनुष्य क्या रहता है, समाज में रहता है, समाज के सहयोग से ही उसका जीवन विकसित होता है, समाज के बाहर उसका कोई अस्तित्व नहीं, यानी मनुष्य का समाज के बाहर कोई अस्तित्व नहीं है। आप भी समझते हो अगर आप इस दुनिया में केवल आप ही आप हो और कोई ना हो तो क्या होगा, कुछ नहीं हो पाएगा, है ना। क्योंकि जो विकास होता है, किसी भी चीज़ का जो विकास होता है वो क्या होता है, समाज के सहयोग से ही होता है। एक अकेला व्यक्ति स्वयं कुछ नहीं कर सकता है, जब सब व्यक्ति मिलते हैं तो तभी क्या होता है, समाज का विकास होता है। और जिस प्रकार के व्यक्ति आपके समाज में रहेंगे उसी प्रकार का समाज आपके द्वारा निर्मित होगा। तो वही चीज़ कौन कहते हैं, प्रयोजनवादी कहते हैं। यानी मनुष्य क्या है, सामाजिक जीव प्राणी है और उसे समाज के बिना उसका कोई अस्तित्व नहीं है। और जो अंतिम सिद्धांत आता है इसका क्या कहते हैं, वह किसी सार्वभौमिक सत्ता में विश्वास नहीं करते। देखिए सार्वभौमिक सत्ता का अर्थ क्या हो गया, ईश्वर, ठीक है, सार्वभौमिक सत्ता का अर्थ क्या हो गया, ईश्वर हो गया। यानी जो प्रयोजनवादी हैं किसमें विश्वास नहीं करते, वो ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं। वो क्या कहते हैं, ईश्वर एक कल्पित शक्ति है, ठीक है। और वे आत्मा को भी क्या मानते हैं, क्रियाशील तत्व मानते हैं। यानी वो क्या मानते हैं, आत्मा भगवान द्वारा निर्मित नहीं है, आत्मा भगवान द्वारा निर्मित नहीं, बल्कि आत्मा किसके द्वारा निर्मित है, ठीक है, आत्मा किसके द्वारा निर्मित है, आत्मा विभिन्न तत्वों द्वारा निर्मित है। तो ये सारे के सारे सिद्धांत किसके द्वारा दिए गए थे, प्रयोजनवादियों द्वारा दिए गए सिद्धांत है। ये आपकी समझ में आए होंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया है, मैंने आपको प्रयोजनवाद के रूप भी बता दिए हैं। प्रयोजनवाद के सिद्धांत है, कौन कौन से सिद्धांत है, सत्य परिवर्तनशील है, संसार की रचना अनेक तत्वों से मिलकर हुई है, सामाजिक कुशलता एवं सामाजिक विकास का आधार है, सामाजिक जीवन पर किसी सार्वभौमिक सत्ता पर विश्वास नहीं। ये सारे किसके सिद्धांत हो गए आपके, ये सारे के सारे सिद्धांत हो गए आपके प्रयोजनवाद के। अब हम कल देखेंगे प्रयोजनवाद और शिक्षा, यानी प्रयोजनवाद के अनुसार
क्या पाठ्यक्रम होना चाहिए, ठीक है, प्रयोजनवाद के अनुसार क्या पाठ्यक्रम होना चाहिए, या प्रयोजनवाद के क्या उद्देश्य हैं हमें पढ़ाने के, और प्रयोजनवाद में शिक्षक की क्या भूमिका होती है, ये सारी चीज़ें देखेंगे हम कल। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपकी समझ में आया होगा जो मैंने पढ़ाया। अगर आपकी समझ में कुछ चीज़ नहीं आती तो आप तुरंत क्या कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। हम आपके उस डाउट को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। और इसी तरीके से हमारे चैनल एग्जाम सक्सेस मंत्रा से जुड़े रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है दोस्तों।